उस माँ के बारे में क्या लिखूं जिसकी मैं खुद लिखावट हूँ। मेरे सभी साथी सहयोगी, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी ओर से हैप्पी मदर्स डे। और मैं आप सबका यहाँ पर अपने मंच पर स्वागत करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ स्पेशली नवोदय क्रांति परिवार का, जिन्होंने मुझे भी अपने परिवार में जगह दी। तो लीजिए, अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र में से पाठ 1 का भाग 2। हमारे लेसन का नाम है विकास। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति, सार्वजनिक सुविधाएं, विकास की धारणीयता, मानव विकास रिपोर्ट और मानव विकास सूचकांक, मानव संसाधनों का दोहन और भारत में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों का योगदान। कल हमने जनरली एक छोटा सा कंसेप्ट उठाया था कि एक व्यक्ति की आय प्रति व्यक्ति आय है, तो पूरे देश के सभी लोगों की आमदनी राष्ट्रीय आय। आज इसे हम तकनीकी रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में परिभाषाएं तकनीकी रूप से चलती हैं और उन्हें ऐसे ही लिखा जाता है। राष्ट्रीय आय किसी भी देश में वर्ष विशेष के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य और विदेशों से प्राप्त होने वाली आमदनी के जोड़ने के बाद हम उसे राष्ट्रीय आय में काउंट करते हैं। अर्थात अंतिम वस्तु क्या, मान लीजिए हमारे पास गेहूं है और गेहूं हमें पड़ी 20 रुपए की, हमने उसकी पिसाई करवाई, 3 रुपए उस पे लगे, 23 हो गए। उसके बाद हमने घी, दूध और व्यक्ति की लेबर को जोड़कर उससे बिस्किट बनवाए और वो 60 रुपए के पड़े। तो अब हम जब राष्ट्रीय आय के अंदर काउंट करेंगे तो हम बिस्कुट के 60 रुपए काउंट करेंगे, हम गेहूं और आटे की पिसाई को शामिल नहीं करेंगे। तो अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य, तृतीय क्षेत्र में आने वाली सभी क्रियाओं को हम सेवाएं कहते हैं, और जो हमने विदेशों को निर्यात किया उससे जो हमें आमदनी प्राप्त हुई उसे कहेंगे विदेशों से प्राप्त आय। इन सब को जोड़ के राष्ट्रीय आय निकलती है। फिर है प्रति व्यक्ति आय। देश की कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर जो आय प्राप्त होती है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसका सूत्र है प्रति व्यक्ति आय बराबर है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। फिर उसके बाद हम तीसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, शिशु मृत्यु दर। अर्थात वे बच्चे जो अपनी 1 साल की आयु पूरी करने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे बच्चों के अनुपात को, जीवित 1000 बच्चों के पीछे अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। कंसेप्ट रहेगा किसी वर्ष विशेष में पैदा होने वाले 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात जो है शिशु मृत्यु दर कहलाता है। और अब जिस देश की सुविधाएं जितनी अच्छी होंगी वहां पर शिशु मृत्यु दर कम होगी। यदि बच्चों का टीकाकरण और पोषण उन्हें सही मिलता रहे तो शिशु मृत्यु दर कम होगी, लेकिन जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज कम होती हैं वहां पर शिशु मृत्यु दर अधिक देखने को मिलती है। उसके बाद है साक्षरता दर। 9th में हमने पढ़ा था कि 60 वर्ष या उससे ऊपर का व्यक्ति यदि कम से कम एक भाषा को पढ़ और लिख सकता है तो वो साक्षर है। अब ऐसे लोगों की संख्या जो पढ़े लिखे हैं और कुल जनसंख्या के साथ उनका अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात, ये बहुत टिपिकल सा कंसेप्ट है, इसे थोड़ा समझने के लिए हमें शायद एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी। देखिए, आमतौर पर क्या है कि साक्षर तो वो व्यक्ति है जो कम से कम एक भाषा पढ़ और लिख सकता है, और या जो 8वीं से कम पढ़ा है, 5वीं पढ़ा है, 4थी पढ़ा है, वो भी साक्षर है। लेकिन निवल उपस्थिति अनुपात क्या है? आमतौर पर हम देख सकते हैं कि कुछ राज्य ऐसे होते हैं या कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन पर बच्चे 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर अपने किसी काम धंधे में लग जाते हैं, चाहे वो मजदूरी ही क्यों ना हो, और एकाएक
स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का ग्राफ नीचे की ओर आ जाता है। अब 14 और 15 वर्ष के जितने बच्चे हैं और उनमें से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या के अनुपात को हम निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। फिर है आर्थिक विकास। किसी भी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि, ये नहीं कि हर रोज बढ़ रही है घट रही है, वो नहीं। जो हम जैसे हम मौसम और जलवायु, बस वही रिलेशनशिप है कि राष्ट्रीय आय की साल की वृद्धि और एक है दीर्घकालीन वृद्धि। तो राष्ट्रीय आय की दीर्घकालीन वृद्धि को हम आर्थिक विकास कहते हैं। अगर दीर्घकालीन वृद्धि अच्छी चल रही है तो हम कहेंगे कि हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है। हम यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट लेते हैं। देखिए, हमने कुछ राज्यों को चुना है जिस पर हम अपनी केस स्टडी करेंगे, जैसे कि हरियाणा, केरल, बिहार। 2015-16 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय रुपयों में 1,62,034 रुपए थी, केरल की 1,55,516 और बिहार की मात्र 34,168 रुपए। तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हरियाणा, बड़ा गर्व होता है क्योंकि कुछ साल पहले हरियाणा नहीं, यहाँ पर पंजाब होता था। हरियाणा जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है अर्थात वो बिल्कुल विकसित है, और केरल की प्रति व्यक्ति आय कम है, ये उससे कम विकसित होगा, और बिहार जो है अल्प विकसित होगा, बिल्कुल कम विकसित होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ आंकड़े, हमें पिक्चर, हमारी सीन बदलता नजर आएगा। कैसे? हमें सिर्फ यही नहीं देखना कि आमदनी आमदनी, अगर हम आमदनी से, पैसों से सब कुछ खरीद सकते तो अलग बात थी, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम पैसों से भी नहीं खरीद सकते, जैसे कि एक प्रदूषण रहित वातावरण पैसों से नहीं मिलता, ठीक है। मिलावट के बिना दवाएं, ये भी पैसे से नहीं आती। इसके लिए हमें ऐसे माहौल में रहना पड़ता है जहां पहले से सुविधाएं हों। अब देखिए, हमने 3 कंसेप्ट उठाए हैं: शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्ति या बच्चे, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति। प्रति 1000 बच्चों में से 15-16 के आंकड़े हैं। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 36, केरल में 12 और बिहार में 42। अर्थात बिहार में कितने बच्चे 1000 व्यक्तियों के पीछे, 1000 बच्चों के पीछे मर जाते हैं, और केरल में कितने कम है 12, और हरियाणा में, जबकि आमदनी में हरियाणा बहुत आगे है, फिर भी शिशु मृत्यु दर वहां पर काफी ज्यादा है। साक्षरता दर की बात करें, 2011 के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर 82, केरल की 94 और बिहार की 62। निवल उपस्थिति अनुपात अर्थात पर 100 बच्चों में 14-15 वर्ष की आयु वाले बच्चे, 13-14 के आंकड़े हैं ये, कि अगर 100 बच्चे 14-15 के हैं तो उनमें से हरियाणा में 61 बच्चे 8वीं के बाद अर्थात 14-15 में होते हैं। केरल के 83 बच्चे आपको मिलेंगे 100 में से जो 14-15 की एज में भी पढ़ रहे होंगे और आगे भी पढ़ेंगे। बिहार में 43 बिल्कुल कम आंकड़े हैं। अर्थात एक बात तो क्लियर हो गई कि यदि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय अधिक भी है, लेकिन वो केरल से कैसे पीछे है। शिशु मृत्यु दर वहां पर अधिक है, साक्षरता दर वो भी अधिक है, निवल उपस्थिति अनुपात यानी कि हायर एजुकेशन की ओर बढ़ते बच्चों की संख्या भी अधिक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यताओं को और अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल दुरुस्त किया है। हरियाणा के पास पैसे तो भले ही अधिक हों, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सब केरल में बेहतर है। फिर हम पढ़ेंगे कि सार्वजनिक सुविधाएं, इनका क्या योगदान है। एक अच्छा वातावरण, बिना मिलावट की दवाएं, ये पैसे से संभव नहीं है। ये तभी संभव है यदि हम वहां पर रहें जहां ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब ये सुविधाएं, अच्छा वातावरण, भौतिक अलग अलग सुविधाएं जिनसे हम एक अच्छा बेहतर जीवन जी सकें, ऐसे हॉस्पिटल्स जहां हम सस्ते में अपना इलाज करवा सकें, ऐसे स्कूल जिनमें अधिक पैसा खर्चे बिना हम पढ़ सकें, ये सुविधाएं हम प्राइवेटली प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं करवा सकते।
एक मान लीजिए कि सामूहिक सुरक्षा प्रदान करते हैं किसी गांव में, स्थानीय इलाके में, कि सामूहिक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और एक या दो चौकीदार पूरे उस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेवारी लिए हुए हैं, यह सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार ने ले रखी है। मान लीजिए अगर प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के आगे एक गार्ड रखना पड़ जाए, एक चौकीदार रखना पड़ जाए, तो इतना महंगा पड़ेगा। तो ऐसी सुविधाएं जो बुनियादी हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, एक अच्छा वातावरण और एक अच्छी जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, आवश्यक है। ऐसी सुविधाएं हमें सरकार की ओर से दी जाती हैं और जो सुविधाएं सरकार के द्वारा सभी लोगों को दी जाती हैं उन्हें सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। और केरल में ऐसी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में हैं, इसीलिए केरल की शिशु मृत्यु दर कम है। केरल की साक्षरता दर हमसे बहुत अधिक है और निवल उपस्थिति भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। और इसके लिए सरकारें गरीब लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए और आवश्यक वस्तुओं को मुहैया करवाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 9th में भी हमने पढ़ा था कि सस्ते रेट पर लोगों को अनाज, चावल और जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाती है। उसके बाद है विकास की धारणीयता। मान लीजिए आज हमारा देश विकसित है, क्या आगे होना चाहिए? बिल्कुल। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी विकास का इससे ऊंचा या कम से कम इतने स्तर पर तो अवश्य मिले। तो ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध हो और पर्यावरण को हानि भी ना पहुंचे, तो इसे विकास की धारणीयता या धारणीय विकास कहते हैं। ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध हो और पर्यावरण को भी हानि ना पहुंचे, ऐसे विकास को धारणीय विकास कहते हैं। लेकिन कुछ समस्याओं से हम ऐसे जूझ रहे हैं कि आने वाले समय में हम ये विकास अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। फिलहाल कुछ ही समय में जो सर्वेक्षण हुए हैं, उनसे पता चला है कि भूमिगत जल जिसे हम सब यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ताजे और पीने योग्य पानी का सबसे बड़ा स्रोत भूमिगत जल है, वो बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। 300 जिलों के सर्वे करने के बाद पाया गया कि पिछले 20 सालों से पानी का स्तर 4 मीटर से भी नीचे चला गया है। अर्थात अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पानी के स्रोत खत्म हो जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो जल के लिए होगा। जल हमारे लिए कितना आवश्यक है ये हम सब अच्छे से जानते हैं और इसे बचाने का, हमारी आने वाली पीढ़ियों को देने का एक ही मात्र साधन है कि हम इसकी बचत करें। क्योंकि जो जल हम प्रयोग कर लेते हैं, जो हमारी टूंटियों में बह जाता है, उसके बाद वो पानी जो है वो गंदगी में चला जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। हमने 1 गिलास पिया और 4 गिलास पानी उड़ेल दिया, उसका क्या लाभ? यानी कि हमने आने वाली पीढ़ियों से अपने वो 4 गिलास पानी छीन लिए। फिर है BMI, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। ये बड़ा टिपिकल सा कंसेप्ट है प्यारे बच्चों। इसके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि किसी भी स्थान पर रहने वाले बच्चों की स्थिति कैसी है, वे पोषित हैं, न्यून भारित हैं या संतुलित हैं। देखिए, जैसे कि हम इसके लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वजन ले लीजिए एक बच्चे का किलोग्राम और ऊंचाई ले लीजिए मीटरों में। जब शुरू में हमने बच्चों को निकालने के लिए बोला तो उन्होंने ऊंचाई को मीटरों की बजाय इंचों में ले लिया और जो हम परिणाम चाहते थे वो नहीं आया। तो ध्यान से देखिए, वजन किलोग्राम में लेना है, ऊंचाई मीटर में लेनी है और ऊंचाई मीटर में लेके उसका वर्ग करना है। फिर उसके बाद किलोग्राम को
ऊंचाई के वर्ग से भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे बीएमआई। ध्यान से सुनिए, बॉडी मास इंडेक्स, जो ये बताएगा कि हमारा शरीर कितना संतुलित है। यदि बीएमआई अर्थात उत्तर किलोग्राम को ऊंचाई के वर्ग से भाग देने पर उत्तर 25 से अधिक आता है तो वह व्यक्ति न्यून भारित है, यानी कि उसे थोड़ी बहुत व्यायाम की आवश्यकता है, जीवन परिस्थिति में बदलाव करने की आवश्यकता है ताकि वो सामान्य हो सके। और यदि किसी बच्चे का जो बीएमआई है, किसी वयस्क का भी बीएमआई 18.5 से कम आता है तो वो अल्प पोषित है और ऐसे विद्यार्थियों को उचित आहार की आवश्यकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है और आप सबको पता लगाना है कि आपका बीएमआई कितना है। उसके बाद है मानव विकास रिपोर्ट। हमने पिछले लेसन में कल पढ़ा था कि मानव विकास रिपोर्ट से पहले विश्व बैंक ने माना कि जिस व्यक्ति की आमदनी निश्चित रुपए से ऊपर या निश्चित आंकड़े से ऊपर है वो तो विकसित देशों में आएंगे और जिनकी उससे कम है वो अल्प विकसित देशों में आएंगे। वो शायद ये भी बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति जो है हमारे देश में ही कि 1,62,034 से ऊपर कमाता है और यूएस डॉलर में बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति 12,236 रुपए प्रति वर्ष से ऊपर कमाता है, किसी भी देश के प्रति व्यक्ति आए तो वो समृद्ध देश है, और यदि आमदनी जो है $1,005 से कम है तो वो निम्न आय वाला देश है। लेकिन ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, हरियाणा और केरल की स्थिति से क्लियर ही कर दिया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत से पहलू होते हैं जिन्हें विकास के लिए देखना होता है। तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 2016 में मानव विकास रिपोर्ट के कुछ बिंदु दिए कि जो बताते हैं कि विकास कैसे निर्धारित होगा। केवल प्रति व्यक्ति आय पर नहीं, कुछ और भी चीजें देखी जाएंगी। और जो बिंदु दिए वो थे लोगों का शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय। और इन तीनों को मिलाकर निकलता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI, H मीन्स ह्यूमन, D मीन्स डेवलपमेंट, I मीन्स इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये निकालकर हम बताएंगे कि किसी देश का विकास कैसा है, वो विकसित है या अल्प विकसित है या फिर विकासशील है। तीन चीजें, प्रति व्यक्ति आय नहीं, तीन चीजें, लोगों का शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और उनकी प्रति व्यक्ति आय। ये हमने कुछ आंकड़े विभिन्न देशों के लिए हैं, जिसमें हमें देखेंगे कि छोटा सा देश श्रीलंका पर हर स्थिति में वो कैसे बेहतर है। सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अमेरिका डॉलर भी देखें तो श्रीलंका 2011 के आंकड़े हैं ये 9,250 और भारत की 5,150, म्यांमार की 3,998, ऐसे ही आगे देश दिए हैं कि भारत से श्रीलंका बेहतर है। फिर जन्म के समय संभावित आयु, ये क्या होता है कि आप अमूमन तौर पर एक अगर एवरेज औसत में निकालें तो किसी देश के लोग कितने साल जीवित रहते हैं। अगर वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं, वातावरण, ये सुविधाएं अच्छी प्राप्त हैं, शैक्षणिक सुविधाएं अच्छी हैं, वातावरण अच्छा है, तो वहां के लोगों की संभावित आयु अधिक होती है। यहाँ पर भी श्रीलंका हमसे बहुत आगे है। यहाँ पर संभावित आयु 74.3 जबकि भारत की 66.4, म्यांमार की हमसे थोड़ी सी कम है जबकि पाकिस्तान की थोड़ी ज्यादा है, नेपाल की उससे ज्यादा क्योंकि वातावरण अच्छा है, बांग्लादेश की भी अधिक है। फिर हम बात करते हैं साक्षरता की। साक्षरता दर के हिसाब से श्रीलंका की 91.2, हमारी 62.8, ये आंकड़े 2005 से 2012 के बीच के हैं। और म्यांमार की देखिए साक्षरता कितनी अच्छी है, 92.7, पाकिस्तान की
पाकिस्तान की 54.9 ऐसे है ये, लेकिन यहाँ पर म्यांमार और श्रीलंका भारत से बेहतर है। फिर है मानव विकास सूचकांक में, ये 188 देशों का 2016 में 188 देशों के आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, जिसके हिसाब से भारत का तो 135वां स्थान है, जबकि श्रीलंका का 73, उसके बाद म्यांमार का 150, पाकिस्तान का 146। ये एचडीआई उन 3 चीजों के आधार पर निकाले गए 3 बिंदु जो हम पीछे पड़े थे, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं, और तीसरा क्या था, प्रति व्यक्ति आय। हम कितने पीछे हैं, जबकि श्रीलंका ये भी एशिया महाद्वीप में पड़ता है, भारतीय उपमहाद्वीप में आता है, लेकिन बेहतर है। फिर हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। प्यारे बच्चों, देखिए हम खुद अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। हम अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कैसे हम पानी का अति शोषण कर रहे हैं और ये पानी एक दिन खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हम प्राकृतिक संसाधन दूसरा कच्चे तेल की बात करेंगे। मध्य पूर्व देशों में जिस हिसाब से कच्चे तेल की खपत हो रही है, ये 69.9 सालों में खत्म हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में 10.6 और विश्व के अंदर 50.6, यानी कि पूरे विश्व में से अगर हम ऐसे ही प्राकृतिक संसाधनों का, कच्चे तेल का ऐसे ही दोहन करते रहे तो कच्चा तेल के भंडार 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। वैसे ही भारत जैसे देश के पास तो कच्चे तेल की कमी है, हमारे पास बहुत कम भंडार है, और फिर अगर हम इन्हें सोच समझकर इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। इनको बचाना बेहद जरूरी है। फिर हम लास्ट कंसेप्ट में पहुंचेंगे कि भारत में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का विकास के अंदर क्या योगदान है। हमने पीछे पढ़ा था कि सार्वजनिक सुविधाएं अर्थात वो सेवाएं जो हमें सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं। आप एक छोटा सा ये टेबल देखिए। 1973-74 में जो आप ये स्काई ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये कृषि का प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है, और बड़ा थोड़ा सा द्वितीय क्षेत्र उद्योगों का, और ये थोड़ा सा ही तृतीय क्षेत्र का योगदान था हमारे विकास में। हमने कुछ लगभग 30-40 वर्षों में 30 वर्षों में अपना लेवल बहुत ऊपर किया है। देखिए कृषि क्षेत्र का भी योगदान बहुत हुआ है, वित्त क्षेत्र का काफी योगदान हुआ है, लेकिन सबसे अधिक जो योगदान है वो तृतीय क्षेत्र का है। हमारे विकास में सबसे अधिक विकास जो योगदान है वो तृतीय क्षेत्र का है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाकघर, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्थाएं, कार्यालय, दफ्तर, बैंक, बीमा कंपनी, परिवहन, रक्षा, ये बुनियादी सेवाएं हैं और इनकी जिम्मेवारी सरकार उठाती है। इस वजह से तीसरे क्षेत्र का जबरदस्त विकास हुआ है, और इस विकास की वजह से हमारे देश ने भी विकास किया है। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही देखिए कि जहां एक और विकास है वहीं हमें धार्मीय विकास चाहिए। धार्मीय विकास में हमें ऐसा विकास चाहिए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध हो और पर्यावरण को हानि भी न पहुंचे। हमने इस लेसन के अंदर यह भी पढ़ा कि विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाश हो सकता है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि एक ऐसा विकास किया जाए जिसमें सभी व्यक्तियों को कम से कम बैलेंस्ड लाभ जरूर मिले। अगर पूर्ण रूप से प्रत्येक व्यक्ति को उसके हक का भी ना मिले तो एक बैलेंस्ड विकास सब व्यक्तियों को मिले और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक क्षेत्र अपना विकास कर सके। जब हमारे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो पूरे राष्ट्र की आय बढ़ेगी। जब पूरे राष्ट्र की लगातार और दीर्घकालीन आय बढ़ेगी तो क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। और जब हमारे देश का आर्थिक विकास होगा तो हमारे लिए ऊपर उठना और विश्व में अपनी छवि बनाना आसान होगा। इसी कामना के साथ कि हमारा देश आगे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता रहेगा, हम विकास की नई ऊंचाइयां छूते रहेंगे,
अपने लेसन को समाप्त करते हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखिए और जिस विपदा में हम हैं उससे निपटने के लिए जरूरी है कि हम घर पर रहें। इसके साथ ही लेसन को खत्म करते हैं। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।